अब हमको क्या देखना भाई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना, कि भाई जो ये तो आज हम ये तो हमको आज पता है ना भाई कि ये इतनी तरह की भाई जो रेडिएशन हमको मालूम है, ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा से इतनी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती है, लेकिन शुरुआत में हमको बात मालूम नहीं थी, ठीक है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत को समझने के लिए अब ये आपको थोड़ा आपने पढ़ा होगा आपकी छोटी क्लासेस में कि स्पेक्ट्रा मेनली दो कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड करते हो। एक तो आपका भाई क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से पहले कौन सा स्पेक्ट्रा डिस्कवर हुआ था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। और हम भाई क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो हम एक बार भाई थोड़ा सा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी ही बात कर लेते हैं कि भाई वो शुरू कैसे हुई। एक तरह से हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आप इसको भाई हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसकी शुरुआत होती है भाई आइजक न्यूटन के काम से। आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से भाई आइजक न्यूटन का, ठीक है ना। वो आपको पता भाई एक इंग्लिश भाई फिलोसोफर थे, ठीक है ना, एक इंग्लिश फिलोसोफर थे भाई, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक थे। तो आइजक न्यूटन ने ऑप्टिक्स जो भाई ऑप्टिक्स है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे 1666 से लेकर 1672 तक, ठीक है। और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो पब्लिश की थी रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। उनकी एक बुक है उसके अंदर 1704 के अंदर, ये आपको भाई मालूम होगा, ठीक है। और आइजक न्यूटन ने भाई ये दिखाया था उस टाइम पे, ठीक है। और आपको पता भाई जो आइजक न्यूटन थे उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा काम है जो भाई देखो यहाँ पर आप देखो इस तस्वीर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर भाई एक सेब है, यहाँ पर भाई टेलीस्कोप है, ठीक है। कुछ भाई यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं प्लैनेट्स हैं भाई, सन है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रिज्म भी लिए हुए हैं हाथ में। तो इसका सांकेतिक मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई जो आइजक न्यूटन थे हम उनको मेनली क्या मानते हैं भाई कि उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, उसमें बहुत काम किया था, ठीक है। या फिर भाई जो ग्रेविटेशन उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था। लेकिन भाई जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, या फिर भाई जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी है, उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो वर्क है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि आइजक न्यूटन ने क्या बताया था भाई 1666 से लेके 1672 तक का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान आइजक न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट होती है यानी कि जो सनलाइट होती है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है और उसको आप उसके 7 रंगों में वापस तोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि सनलाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ा जा सकता है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनको मिला दें अगर हम एक खास प्रपोर्शन तो वापस क्या बन जाएगी, वाइट सनलाइट, ठीक है। तो ये भाई किसी ने बताया था 1704 के अंदर, किसी ने बताया था भाई, तो ये बताया था आइजक न्यूटन ने। और उनको भाई न्यूटन को मैं आपको बताऊं फादर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी सबकी, ठीक है। अब 1802 में विलियम वॉल्स्टन ने एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया, ठीक है। न्यूटन्स के जो आइडियाज़ थे उनको यूटिलाइज करते हुए, उनको यूज़ करते हुए, ठीक है, 1802 में विलियम वॉल्स्टन ने भाई एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था और उन्होंने सन का स्पेक्ट्रम बाकायदा एक स्क्रीन के ऊपर हासिल किया, ठीक है। अब हम देखते हैं 1815 के अंदर भाई, अब 1815 में J.V. फ्रॉनहोफर ने क्या किया भाई, उन्होंने जो प्रिज्म था, ठीक है, वॉल्स्टन के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो प्रिज्म था उन्होंने उस प्रिज्म को रिप्लेस कर दिया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से प्रिज्म को रिप्लेस करने के बाद ये संभव हो पाया कि आप जो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट जो भाई वेवलेंथ्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, जो डिफरेंट भाई कलर्स हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी इंटेंसिटी को आप मेजर कर सकते थे और उनको बेटर तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। ये 1815 की बात है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई जो फ्रॉनहोफर थे, ठीक है, उन्होंने सन का स्पेक्ट्रम, क्योंकि भाई उस वक्त जैसे आज भाई आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना भाई, उसमें तो आपके पास भाई बाकायदा आप जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उनके थ्रू आप करंट मेजर कर लेते हो, ठीक है ना। लाइट जब गिरती है तो भाई फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कितना करंट देती है, उस करंट से आप सिग्नल की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड करते हो।
शुरुआत में ऐसा था, शुरुआत में जो भाई विजुअल स्पेक्ट्रा था हम उसी को रिकॉर्ड करते थे। विजुअल स्पेक्ट्रा मतलब ये जैसे कि आप भाई आप कोई प्रिज्म जब आप कोई प्रिज्म रखते हो लाइट के सामने तो उसमें से लाइट निकलती है तो उसके कलर्स आप एक वाइट पेपर के ऊपर आप हासिल नहीं कर लेते तो वहाँ पर आपको बाकायदा भाई कलर नजर आते हैं, उसको हम बोलते हैं एक तरह से विजुअल स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, विजुअल स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर ने देखा भाई, तो फ्रॉनहोफर ने देखा कि जो ये भाई फ्रॉनहोफर ने जो सन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया था ना, ठीक है, ये वो स्पेक्ट्रम है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती होगी कि अब आपने सुना होगा कि भाई जो सन का स्पेक्ट्रम वो कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है वो, कॉन्टिन्यूस, मतलब उसके अंदर जो लोवेस्ट वेवलेंथ और उसके अंदर क्या है जो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ है, उसके अंदर जो लोवेस्ट वेवलेंथ और क्या जो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ एमिट होती है, उसके बीच की सारी वेवलेंथ्स एमिट होती हैं। आपको पता है सन का स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई। लेकिन यहाँ पर आपको इस विजुअल स्पेक्ट्रम में जैसा भाई आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारी, जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भाई जो रेड कलर की रेडिएशन एमिट होती थी वो उतनी रेड नजर नहीं आ रही। यहाँ पर आपको उसकी जगह पे एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है। ये ब्लैक लाइन का मतलब ये नहीं कि भाई ये रेडिएशन पूरी तरह से एब्सेंट है, इसका मतलब ये कि इसकी इंटेंसिटी, इस रेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जिस रेडिएशन ने भाई स्ट्राइक करना था ना, ठीक है, उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी वो कम होगी। आप समझे मेरी बात। तो यहाँ पर आप तो भैया आपको इस विजुअल स्पेक्ट्रा के अंदर कुछ आपको डार्क लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो ये भाई, तो इनको आज भी क्या बोलते हैं, उनके ऑनर में इनको बोलते हैं भाई फ्रॉनहोफर लाइंस, इनको भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको मालूम भाई कि ये बाद में क्या बोलते हैं 45 साल बाद जो किरचॉफ थे, ठीक है ना, किरचॉफ और जो भाई बंसन थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि भाई ये लाइन वास्तव में क्या होती हैं। किरचॉफ ने बताया था ना कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो सन भी कैसे एक्ट करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह। तो वो स्पेक्ट्रा तो कैसे एमिट करता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही एमिट करता है, यानी कि वो लोवेस्ट वेवलेंथ और वो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ, उनके बीच की सारी वेवलेंथ्स की रेडिएशन वो एमिट करता है। तो वहां से तो स्पेक्ट्रा कैसे चलता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही चलता है हमारी तरफ। ठीक है, लेकिन किरचॉफ ने, मतलब ये फ्रॉनहोफर के क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट के 45 साल बाद की बात है। ठीक है, तो किरचॉफ ने भाई क्या बताया कि जो सूरज है, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करता है और उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस, मतलब उसमें भाई हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे एमिट होती है, इजंट इट। लेकिन क्योंकि सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, इजंट इट, और वो केमिकल एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो कुछ खास रेडिएशंस को, जो सूरज की जो भाई कॉन्टिन्यूस एमिशन है, कॉन्टिन्यूस जो भी रेंज है एमिशन की, उसमें से कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्शियली। तो उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या होती है भाई, कम हो जाती है। और इसीलिए फिर भाई जब हमको वो स्पेक्ट्रा हम रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या मिलती है, उसमें हमें भाई क्या मिलती है, उसमें हमको भाई जो जितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उससे इंटेंसिटी कम मिलती है। यहाँ पर देखो फिर भाई, यहाँ अब आपको यहाँ पर भाई जो इंटेंसिटी है भाई, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ यहाँ पर आपको दिखाई दे, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा भाई, आप विजुअली भी देखोगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, और यहाँ पर देखो इंटेंसिटी क्या है, इन कलर्स की इंटेंसिटी क्या है ज़्यादा, यहाँ पर देखो भाई इन कलर्स की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा, इजंट इट, और उनकी इंटेंसिटी कम है। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देखो जितनी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे बताओ क्या भाई वो इंटेंसिटी कम है, इजंट इट। जैसे आप यहाँ पर देखो D2 और D1 लाइन, देखो यहाँ ये रही यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये रही भाई इसकी D लाइन्स, इजंट इट। कुछ आपको नजर आता है भाई। ठीक है, तो ये बाद में भाई ये किरचॉफ ने बताया था कि ऐसा क्या होता है कि क्योंकि सन एमिट तो क्या करता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन उसमें से जो भाई सोलर एटमॉस्फेयर उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ खास रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे फिर क्या होता है, हमको स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, स्पेक्ट्रम तो हमको क्या मिलेगा भाई, कॉन्टिन्यूस मिलेगा, लेकिन कुछ खास रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उससे फिर कम पड़ जाएगी, इजंट इट। ठीक है, तो आप समझे मेरी बात कि भाई जो फ्रॉनहोफर थे उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन था कि भाई ये लाइन क्यों अपीयर होती है।
फिर आपको पता भाई 1835 के अंदर, ठीक है, जो चार्ल्स व्हीटस्टोन थे उन्होंने क्या बताया कि अलग अलग मेटल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो उनके स्पार्क के एमिशन स्पेक्ट्रा से। यानी कि हर एक मेटल के स्पार्क का एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, तो उसमें कुछ शार्प लाइंस होती हैं और ये हर मेटल के स्पार्क के एमिशन स्पेक्ट्रा में उन शार्प लाइंस की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है, ओके। अब आप ये देखें कि भाई 1849 के अंदर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे JBL फौकाल्ट, ठीक है, उन्होंने क्या बताया भाई कि जो एमिशन लाइंस हैं, एक मटेरियल की एमिशन लाइन और उसकी एब्जॉर्प्शन लाइंस एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होती है। मतलब जिन स्पेक्ट्रल लाइंस को कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करता है एक्साइट करने पर, वो उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट करेगा। मतलब जिन वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, उन्हीं वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एमिट करेगा। आप भाई इसको देखें ऐसे, ठीक है, आप ये देखें, देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आप यहाँ पर देखोगे भाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हर एक ये देखें भाई, यहाँ पर ये एक क्या बोलते हैं ग्रीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहाँ पर फिर भाई लाइट ग्रीन, यहाँ पर लाइट ग्रीन, फिर यहाँ पर भाई ब्लू रेडिएशंस, फिर भाई अलग अलग ये, ठीक है, इजंट इट। तो ये तो क्या भाई, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप ये माने, हालांकि भाई अब आप ये माने जैसे भाई ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यहाँ पर भाई शो कर रखा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में विजिबल रेंज में मैं बात कर रहा हूँ, विजिबल रेंज के अंदर, तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। एक तो ये रेडिएशन, एक तो रेड कलर की, एक ये और एक ये। तो अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर आप क्या डालते हो, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी कि आप उसके ऊपर फुल विजिबल रेंज डाल दें, यानी कि 400 से लेके आप उसके ऊपर 700 नैनोमीटर तक के सारे फोटोन डाल दें, तो जो रेडिएशंस वो एमिट करती थी ना, वो देखो उन्हीं को एब्जॉर्ब करेगी। बाकी रेडिएशन देखिए भाई पार निकल गई, ठीक है ना भाई, तो पार निकल जाएंगी, लेकिन ये रेडिएशन देखो भाई, ये रेडिएशन, ये और ये, इन कलर्स की, इन 4 कलर्स की रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात भाई किसने प्रूव की थी, ये भाई बात प्रूव की थी JBL फौकाल्ट ने 1849 के अंदर। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं 1853 के अंदर। अब भैया आपने सुना होगा ना कि एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भाई, अरे भाई वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम बहुत पॉपुलर यूनिट है, ठीक है ना। तो वो भी भाई मैं आपको बताऊं, जो स्वीडिश फिजिसिस्ट थे AJ एंगस्ट्रॉम, उनके ऑनर में दे रखी है। तो 1853 में जो स्वीडिश फिजिसिस्ट थे AJ एंगस्ट्रॉम, उन्होंने ये बताया कि कोई एक्साइटेड गैस जो रेज एमिट करती है, ठीक है ना, वो उनको एब्जॉर्ब भी कर सकती है। हालांकि ये बात देखो आपको गई 49 में, ये बात तो भाई JBL फौकाल्ट ने बताई थी, ठीक है ना, लेकिन भाई जो एंगस्ट्रॉम की स्टडी वो उनसे इंडिपेंडेंट थी, और उन्होंने क्या बताया भाई कि जो गैस हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पर अभी मैंने शो किया था, ठीक है ना, अभी मैंने आपको शो किया था भाई, ये 4 इनको भाई बाल्मर लाइन बोला गया बाद में। देखो बाल्मर नाम तो बाद में दिया गया था, जो भाई क्या बोलते हैं जैकब बाल्मर थे, उन्होंने बाद में बाल्मर लाइंस को इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसको भाई इनकी वेवलेंथ्स को प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया था, वो उनकी अचीवमेंट थी, उन्होंने इनको इन्वेंट नहीं किया था। इन लाइंस के बारे में बहुत पहले से पता था, ठीक है ना। तो आप ये देखें 1853 के अंदर भाई जो AJ एंगस्ट्रॉम थे, उन्होंने ये बात देखी कि जो गैस हैं वो जो वेवलेंथ्स एमिट करती हैं, उन्हीं वेवलेंथ्स को वो, जिन वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब करती हैं, उन्हीं वेवलेंथ्स को वो एमिट करती हैं, ठीक है। और उन्होंने विजिबल रेंज में जो हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन है, उन्होंने विजिबल रेंज में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी हासिल किया, जिसको भाई हम क्या बोलते हैं आज बाल्मर लाइंस। उस टाइम पे उनका नाम बाल्मर लाइंस नहीं था, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। फिर आप देखें 1854 से लेकर 1855 तक
एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे डेविड अल्टर, ठीक है। तो जो डेविड अल्टर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लाइन स्पेक्ट्रा, काफ़ी सारी मेटल्स का और काफ़ी सारी गैसेस का उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लाइन स्पेक्ट्रा भी पब्लिश किया था, जिसमें कि एटॉमिक हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम शामिल था, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, बाल्मर लाइंस। उस वक्त उनको बाल्मर लाइंस नहीं बोला गया था। तो एक तो आप अपने दिमाग में ये रखिए भाई कि 1885 के अंदर भाई जो जेकब बाल्मर थे उन्होंने भाई बाल्मर लाइंस की खोज की। उन्होंने बाल्मर लाइंस उन्होंने खोज नहीं की, बाल्मर लाइंस तो भाई ऑलरेडी क्या थी, इन्वेंटेड थी, ठीक है ना। 1853 के अंदर भाई, ठीक है, जो एज एंगस्ट्रॉम थे उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया था बाल्मर लाइंस को। और 1854 और 55 के अंदर भाई आपको पता है जो डेविड अल्टर थे उन्होंने बाल्मर लाइंस को रिपोर्ट कर दिया था, ठीक है, कि भाई जो हाइड्रोजन है जब आप उसको एक्साइट करते हो तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है विजिबल रीजन के अंदर, वो 4 अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट करती है, समझे बात, विजिबल रेंज के अंदर, ओके। और वो 4 भैया आपको ये नजर आती हैं कि 1, 2, 3 और 4, इजंट इट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें भाई, आप ये देखें, ये भाई स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का, जिसको बाद में बाल्मर लाइंस बोला गया, ठीक है। देखो एक लाइन तो ये है विजिबल रेंज के अंदर, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब आपको हो गया नज़र, तो आपको भाई जो पहली बाल्मर लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको 4 बाल्मर लाइन तो आपको नजर आती हैं भाई, ये तो विजिबल में ही है, 400 से ऊपर है, 400 से 700 नैनोमीटर। लेकिन आप क्या बोलते हैं, 5वीं और 6ठी बाल्मर लाइन को भी देख सकते हैं, लेकिन इनको कंसिडर नहीं करते विजिबल रेंज के अंदर ऑफिशियली। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये 400 नैनोमीटर से कम रेंज में पड़ती है, तो ये नियर अल्ट्रावायलेट में पड़ती है, समझे मेरी बात। मतलब आपको पता है भाई, हम अच्छे से तो वेकिन को देख पाते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, और बोलते ये हैं कि 400 नैनोमीटर से कम की रेडिएशंस को आप नहीं देख सकते। लेकिन 400 भाई बिल्कुल शार्प लाइन नहीं है, 400 के बहुत जो क्लोज हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, उनको जो जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ 400 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, उनको फिर भी हम भाई देख पाते हैं नंगी आँखों से, ठीक है। तो ये 5वीं और 6ठी लाइन भाई नज़र तो आती है, लेकिन इनको फॉर्मली काउंट नहीं करते विजिबल रेंज के अंदर, ओके। तो आपके दिमाग में भाई पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि बाल्मर लाइंस की शुरुआत, बाल्मर लाइंस की जो पहली जो रिपोर्ट थी 1853 में आ चुकी थी, ठीक है, और भाई दूसरी जो रिपोर्ट थी वो 1855 में आ चुकी थी। और अब हम आपको बताएंगे 1859 के अंदर, अब हमने आपको भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई, ठीक है। 1800 मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। 1859 के अंदर जो गुस्ताव किरचॉफ थे, उन्होंने अपना जो फेमस किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन वो दिया था। और भाई 1860 में गुस्ताव किरचॉफ और रॉबर्ट बंसन ने मिलके जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके स्पेक्ट्रल पैटर्न्स में जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये एलिमेंट होगा, इसके स्पेक्ट्रा में ऐसी आपको क्या मिलेंगे फीचर्स, इसका स्पेक्ट्रा ऐसा होगा, इस केमिकल एलिमेंट का स्पेक्ट्रा ऐसा होगा, इस केमिकल एलिमेंट का स्पेक्ट्रा भाई ऐसा होएगा, समझे बात। तो भाई और ये भी आपको मालूम है, और जो किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन था, उसको जब भाई किरचॉफ ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के फील्ड में अप्लाई किया, ठीक है, तो उन्होंने दिए 3 लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो पहला लॉ था, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला नियम होता है, वो क्या होता है, एन इनकंडिसेंट सॉलिड, लिक्विड और ए गैस अंडर वेरी हाई प्रेशर एमिट्स कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो पहला नियम क्या है भाई कि कोई भी इनकंडिसेंट सॉलिड, लिक्विड या बहुत ही हाई प्रेशर पे गैस, वो हमेशा क्या एमिट करेगी, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दूसरा फिर क्या है, ए हॉट गैस अंडर लो प्रेशर एमिट्स लाइन स्पेक्ट्रम। अब अगर कोई भाई हॉट गैस है, मतलब किसी गैस को आपने भाई एक्साइट तो कर रखा, लेकिन वो उसका प्रेशर बहुत लो है, ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं कि भाई वो गैस हॉट गैस ही हो, ठीक है। आप मतलब हॉट गैस का मतलब यहाँ पर आपने उसको भाई एक्साइट कर रखा, आप उसको इलेक्ट्रिकली भी एक्साइट कर सकते हैं, बाद में आपको पता लगेगा, ठीक है।
बस बात यह है कोई एक्साइटेड गैस लो प्रेशर पे वो क्या एमिट करेगी, लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब उससे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट नहीं, तो उससे भाई कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होंगी भाई, एमिट होंगी। ठीक है, और तीसरा नियम क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, थर्ड लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम व्यूड थ्रू ए कूल गैस गिव्स राइज टू एन एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर आप किसी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखो किसी ठंडी गैस के थ्रू, तो आपको एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम नजर आएगा। इसका मतलब ये है अगर आप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को, अगर आप एक वही कॉन्टिन्यूस एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, एक वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है, और वो कॉन्टिन्यूस रीजन है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, आप उसको किसी कूल गैस के ऊपर डाल दो तो उसमें से भाई कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और आपको मिलेगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। इसका अगर इसको मैं आपको भाई ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा। देखो भाई, ये आपने नाम सुना हो, ये गुस्ताव किरचॉफ है, ठीक है ना। ओके, तो आप ये देखें कि देखें ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अब, अरे भाई आपको भी यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो नहीं है, भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं, लेकिन हमारी आँख भी तो कैसे काम करती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह। ठीक है बात, हमारी आँख भी तो क्या होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमारा इसमें रेटिना क्या होता है, डिटेक्टर, और माइंड क्या होता है भाई, जो हमारा ब्रेन हो वो क्या होता है, एनालाइजर, कंप्यूटर, रिकॉर्डर। ठीक है, तो आप ये देखें कि भाई ये ऑब्जेक्ट, इसको हमने बहुत ज़्यादा हीट कर रखा है, तो इसमें से जो लाइट निकलती है, ठीक है, उस लाइट को जब हम देखेंगे तो भाई ये स्पेक्ट्रा आपको नजर आएगा। देखो आप, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। आपको इसको ये हमने ब्लैक के शो कर रखा है भाई, क्योंकि विजिबल रेंज भी नहीं है तो इसको हम देख नहीं पाएंगे ना। यहाँ पर भाई रेडिएशन तो एमिट हो रही है, लेकिन क्योंकि हम उसको, लेकिन इंसान उसको नहीं देख पाएगा। आई यहाँ पर हमने दिखा रखी है। ठीक है, तो भाई ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भाई, ठीक है ना, कि थर्मल रेडिएशन का भाई कैसा, भाई क्या बोलते हैं, इससे क्या एमिट होंगे, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, इससे भाई ये हॉट बॉडी है, क्या एमिट कर रही है, थर्मल रेडिएशन, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई कॉन्टिन्यूस रेंज एमिट कर रही है। और ये क्या है आपकी भाई, विजिबल रेंज। और ये आपकी बताओ क्या है भाई, ये क्या है आपकी, बताओ, ये आपकी है इंफ्रारेड, और ये बताओ आपकी क्या है भाई, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है ना, ओके। तो आप ये देखें भाई, तो आपको साफ नज़र आता है भाई कि इस यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा। रेड कलर की जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है भाई, कम है। हालांकि देखो रेड रेड में फ़र्क है, इस रेड वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी क्या है भाई, कम है। ओके, चलो खैर भाई छोड़ें इसको। आप ये देखें, अब आप ये देखें भाई, अब ये बताओ क्या है, बताओ भाई ये कोई क्या है, हॉट गैस, कोई एक्साइटेड गैस है, तो ये बताओ क्या एमिट करती है, लाइन स्पेक्ट्रम। नजर आया आपको, यानी भाई कुछ खास फ्रीक्वेंसी की, कुछ खास वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर ये एमिट करेगी हुई, ठीक है ना। अब आप एक काम करें, अब आप इस कूल गैस को, इस गैस को आप ठंडी करके इसके रास्ते में रख दें, तो जिन वेवलेंथ्स की रेडिएशन ये गैस एमिट करती थी, उन्हीं वेवलेंथ्स की रेडिएशन क्या करेगी भाई, ये इसके ऊपर पड़ने वाले कॉन्टिन्यूस रेंज में से एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि भाई ये ग्रीन कलर की वेवलेंथ एमिट करती थी, तो भाई जब इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पड़ेगा तो उसमें से क्या करेगी, उसमें से ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब भी कर लेगी और उसकी इंटेंसिटी घटा देगी। समझे बात। तो एक तरह से जैसे भाई तरबूज में से आप नहीं है एक उसका टुकड़ा निकाल लेते हो काट के, तो अगर आप इसको फ्लिप करके इसमें फिक्स करोगे तो ये बिल्कुल यही आपको मिलेगा। आप समझ गए मेरी बात कि मैं भाई क्या बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखें, अब 1885 के अंदर भाई एक स्विस फिजिसिस्ट थे, जोहान जेकब बाल्मर। आपने भाई नाम सुना भी होगा, ठीक है ना। आपको भैया तो मालूम है ही, मैंने आपको बताया था ना कि जो बाल्मर लाइंस हैं उनकी इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी थी, इजंट इट। ठीक है, तो बाल्मर लाइंस की इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन उन बाल्मर लाइंस के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना, कि भाई उनको हम थ्योरेटिकली कैसे उनकी भाई जो पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1885 में एक स्विस फिजिसिस्ट थे जोहान बाल्मर, उन्होंने जो 4 लाइन होती है बाल्मर सीरीज की, ठीक है, उनकी पोजीशन
को उन्होंने देखा कि भाई उनकी पोजीशन को इस फॉर्मूले से हासिल किया जा सकता है। भाई बाल्मर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो लैम्डा की टर्म में था, वेवलेंथ की टर्म्स में, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू बी, बी यहाँ पर भाई बाल्मर कांस्टेंट है, एम स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, 4, 5 एंड 6। और जो बाल्मर कांस्टेंट बी उसकी वैल्यू क्या होती है 3.6456 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, तो भाई जोहान बाल्मर ने ये बताया, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पर b की वैल्यू तो ये पुट करें और n की वैल्यू आप हमेशा 2 पुट करें और m की वैल्यू जब आप क्या पुट करेंगे 3। तो इसको सॉल्व करने पर जो जितने मीटर आएगा उतनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होएगी, पहली रेडिएशन जो भाई बाल्मर सीरीज की रेड रीजन में जो वेवलेंथ पड़ती है। और जब आप यहाँ पर क्या पुट करोगे बताओ भाई, m की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर आप m की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, 5 और 6। तो जोहान्स बाल्मर ने क्या बताया कि आप n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें 2 और m की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करें, एक बारी 3, एक बारी 4, एक बारी 5, एक बारी 6, ठीक है। तो आपके पास 4 अलग अलग वेवलेंथ्स आ जाएंगी, ठीक है। और उन्हीं वेवलेंथ्स पे आपको एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, तो बाल्मर ने भाई फॉर्मूला तो बता दिया कि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में n और m की वैल्यू, भाई n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3, 4, 5, 6 पुट करने पर एग्जैक्टली उतने ही मीटर वेवलेंथ्स आती हैं जितने मीटर की वेवलेंथ्स एक्चुअल में एमिट होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई फॉर्मूला उनके पास आया कहाँ से। उन्होंने ये फॉर्मूला सिंपली हिट एंड ट्रायल से भी मालूम किया था, ठीक है। और आपको ये मालूम होना चाहिए भाई कि बाल्मर ने जब ये फॉर्मूला दिया था तो उस वक्त वो 60 ईयर्स के थे, 60 साल के, और उन्होंने एक सिंगल पेपर ही पब्लिश किया था। तो उनके ऑनर में फिर इन लाइंस को, हालांकि लाइंस डिस्कवर्ड पहले ही थी, लेकिन क्योंकि बाल्मर ने भाई उन लाइंस की पोजीशन मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, ठीक है ना। वो ये फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल, लेकिन फॉर्मूला तो हमको भी कुछ तो मिला, कुछ ना हो तो, ठीक है। तो उनके ऑनर में इन लाइंस को फिर क्या बोला गया, बाल्मर लाइंस, ठीक है। अब 1888 के अंदर एक स्वीडिश फिजिसिस्ट थे जोहानस रेडबर्ग, आपने भाई इनका नाम सुना भी होगा, ठीक है। उन्होंने बाल्मर इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने फिर एक और इक्वेशन दी, ठीक है, और ये पाया कि जो बाल्मर की इक्वेशन है वो तो रेडबर्ग इक्वेशन का स्पेशल केस है। बाल्मर ने जो फॉर्मूला दिया है वो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सिर्फ विजिबल रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उन्हीं की पोजीशन को कर सकता है प्रिडिक्ट। जो अल्ट्रावायलेट में या IR में है उनकी पोजीशन तो ये नहीं निकाल सकता ना। रेडबर्ग का जो फॉर्मूला था वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सभी की पोजीशन को ये प्रिडिक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई काम कैसे हुआ इसका। ओके, तो रेडबर्ग ने फॉर्मूला क्या दिया, रेडबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया कि 1/λ। भाई रेडबर्ग का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था वेव नंबर की टर्म्स में, ठीक है। तो भाई, और क्योंकि वेव नंबर क्या होता है 1/λ, भाई रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर भाई वेव नंबर में एक कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट, ये इसको भाई मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में बोलते हैं, r इंटू 1/nl स्क्वेयर माइनस 1/nh स्क्वेयर। nl यहाँ पर क्या है लोअर इंटीजर और nh यहाँ पर क्या है भाई हायर इंटीजर, ठीक है। nl की वैल्यू भाई मान लिया 1 है तो nh की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। nl की वैल्यू 2 है तो nh की वैल्यू भाई क्या हो सकती है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर nl की वैल्यू 5 है तो nl की वैल्यू 5 है तो nh की वैल्यू क्या हो सकती है 6, 7, 8, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये फॉर्मूला है, और लेकिन भाई उन्होंने अपना एक अलग कांस्टेंट दिया ना रेडबर्ग कांस्टेंट। तो उन्होंने ये बोला कि जो मेरा कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट वो बाल्मर कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। उन्होंने बताया कि जो r है वो 4/b के बराबर होएगा, यानी कि बाल्मर कांस्टेंट के
रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स 4/b। और ये भाई आपने ध्यान रखना है। और रेडबर्ग ने कंडीशन क्या लगा दी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को भाई प्रिडिक्ट करने के लिए कि NH आपने क्या रखना हमेशा NL से ज़्यादा। ठीक है, अब आप ये देखें 1, अरे भाई 1/λ था ना, तो 1/λ इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई R को अब आप एक काम करें, अब आप पहले प्रूव करें। अब हालांकि फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, अब आप प्रूव करें भाई, यहाँ से आप प्रूव करें कि बाल्मर का जो फॉर्मूला है वो स्पेशल केस है रेडबर्ग फॉर्मूला का। ठीक है, तो रेडबर्ग का फॉर्मूला क्योंकि भाई लैम्डा की टर्म में था तो मैं न्यू बार को 1/λ ही लिखूंगा। तो 1/λ बताओ क्या होगा, तो 1/λ इज इक्वल टू R की जगह आप क्या रखें 4/b 1/NL² माइनस 1/NH²। ठीक है, अब आप ये बताएं, अब अगर भाई मैं NL को तो मैं क्या बोल देता हूँ N, और NH को मैं क्या बोलता हूँ M, ताकि भाई आपको वही नंबर्स मिल जाएं जो कि भाई बाल्मर ने यूज़ किए थे। तो NL को भाई थोड़ा आप कुछ समय के लिए क्या लिख लें स्मॉल सिंपल n, और NH को हायर इंटीजर को आप क्या लिख लें बताओ भाई m। ओके, तो इन दोनों का तो भाई LCM क्या आएगा बताओ इनका NL² इंटू NH², यानी कि n² आएगा भाई। तो भाई ये n है और ये m है, तो n² क्या आ जाता है इसका LCM, और ये ऊपर पहुंच जाएगा m² माइनस n², इजंट इट। ठीक है, अब आप इसका वही रेसिप्रोकल, अब आप करें इसका रेसिप्रोकल, तो 1/λ क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू b/4, और भाई इसका भी आप क्या करें रेसिप्रोकल, ऊपर क्या पहुंच जाएगा n² m² माइनस n² हो जाएगा ना, इजंट इट। अब आप मुझे बताएं कि बाल्मर के लिए, बाल्मर ने क्या बताया था कि n की वैल्यू बताओ क्या होगी 2 होती है ना। अब आप सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर दें, अब आप सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू, अब हालांकि आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दोनों जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल सिंपल के लिए आप सिर्फ यहाँ पुट करें, n की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करें, तो 2 रेज टू द पावर 2 बताओ क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, बताओ क्या फिर क्या बचेगा b इंटू m² माइनस n²। और देखिए भाई यही फॉर्मूला बताओ किसका था बाल्मर का। तो भाई मेरे ख्याल से आप कोई बात पल्ले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि भाई रेडबर्ग ने फॉर्मूला तो दिया, ठीक है, लेकिन उसका हमारे पास कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो कैसे है वो आपको आगे बताएंगे। अब आप पहले देखिए कि 1906 के अंदर एक, अब 1906 के अंदर हार्वर्ड फिजिसिस्ट थियोडोर लाइमन ने, अब देखो कमाल की बात ये है कि जो लाइमन सीरीज़ है और जो भाई क्या बोलते हैं आपकी पास्टन सीरीज़, वो आपको पता अल्ट्रावायलेट और भाई क्या बोलते हैं IR रीजन के अंदर होती है, लेकिन इनके बारे में उस वक्त तक एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं था उस वक्त तक भाई। तो रेडबर्ग ने कमाल की बात क्या की, यानी कि बाल्मर ने अपने फॉर्मूले से, यानी कि बाल्मर फॉर्मूला ने विजिबल रेंज में मिलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम की उनको एक्सप्लेन कर दिया, एम्पिरिकली तो भाई एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, लेकिन रेडबर्ग के फॉर्मूले ने क्या किया, जो बाल्मर के फॉर्मूले ने एक्सप्लेन किया वो तो एक्सप्लेन किया ही किया, इजंट इट। साथ में ये भी बता दिया भाई कि अगर हम n की वैल्यू हम क्या रखते हैं बताओ भाई, अगर हम n की वैल्यू भाई अगर हम NL की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, और NH की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो अलग लाइंस की सीरीज आएगी। और NL की वैल्यू हम 3 रखते हैं और NH की वैल्यू हम क्या रखते हैं भाई 4 5 6 एंड सो ऑन, तो अलग सीरीज आएंगी जिनको बाद में भाई लाइमन और पास्टन सीरीज बोला गया। ठीक है, तो उनकी थ्योरेटिक उनकी जो पोजिशंस हैं वो पहले ही बता दी थी, उस वक्त तक वो डिस्कवर भी नहीं हुई थी, इजंट इट। तो भाई तो 1906 के अंदर जो हार्वर्ड फिजिसिस्ट थे थियोडोर लाइमन, वो स्टडी कर रहे थे यूवी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस का। तो उन्होंने एक बात देखी कि जैसी स्पेक्ट्रल लाइंस विजिबल रेंज में मिलती हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में, वैसी ही स्पेक्ट्रल लाइंस हमको अल्ट्रावायलेट रीजन में भी मिलती हैं, लेकिन उनकी रेंज क्या होती है, एक तो ज़्यादा होती है और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती हैं बजाय कि विजिबल के अंदर।
ओके, उनकी एनर्जी ये थी भाई ज़्यादा थी, ठीक है। ओके, और उन्होंने ये पाया भाई कि वो लाइन किससे फिट करते हैं, इस फॉर्मूला से, यानी कि रेडबर्ग के फॉर्मूला में भाई, और उन्होंने क्या पाया भाई, वो किससे फिट करते हैं, इस फॉर्मूला से कि r इंटू 1/1 का स्क्वेयर माइनस 1/nh स्क्वेयर, जहाँ पर nh की वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि जो रेडबर्ग फॉर्मूला है वहाँ पर आप NL1 पुट कर दें और NH आप क्या पुट कर दें भाई 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, और 1908 के अंदर जो जर्मन फिजिसिस्ट थे फ्रेडरिक पास्चन, उन्होंने भाई ये पाया कि एक कन्वर्जिंग स्पेक्ट्रल लाइंस का सेट IR रीजन में भी मिलता है, जो कि किस फॉर्मूला, जो कि रेडबर्ग फॉर्मूला की किस फॉर्म से फिट होता है, इस फॉर्म से कि न्यू बार पास्चन इज इक्वल टू R इंटू 1/3 का स्क्वेयर माइनस 1/NH का स्क्वेयर। ओके, तो आपने वो ध्यान रखना है कि जो पास्चन सीरीज है और लाइमन सीरीज है, इन सीरीज की जो थ्योरेटिकल पोजीशंस हैं, इन सीरीज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनकी जो पोजीशन है वो तो रेडबर्ग ने पहले ही बता दी थी, लेकिन उनकी इन्वेंशन क्या हुई थी, बाद में हुई थी, उनकी डिस्कवरी क्या हुई थी, बाद में हुई थी। तो आपने एक बात देखी कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस का जो स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है, उसकी भाई उसके खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन एटम होगा, जो हाइड्रोजन होगी भाई वो 0.75 R के ऊपर एक इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन देगी ही देगी, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। विजिबल रेंज में वो 4 लाइंस देगी जिनको हम क्या बोलते हैं, पाल्मर लाइंस। अब इनका फ़ायदा ये है कि इसका एस्ट्रोनॉमी में बहुत फ़ायदा है। तो भाई किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट्रम में अगर आपको पाल्मर लाइंस मिलती हैं तो वहाँ पर इस बात की भाई कंफर्मेशन होती है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, वहाँ पर भाई क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रेजेंस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ इन लाइंस की प्रेजेंस को देख के।